हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एजुकेशन अड्डा। आज हम आपके लिए सोशल पैडागोजी साइकोपैडागोजी का पार्ट 9 लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट योर लॉसिंग टाइम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते समय अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि जो लड़की है वो टी शर्ट को तय करते वक्त जो बातें कर रही है उसमें क्या प्रतिक्रिया हो रही है उसकी। ठीक है, फर्स्ट है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, या फिर लेव वाइगोत्स्की जो है इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। सेकंड है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य के रूप में करेंगे, और लेव वाइगोत्स्की इसकी खोजबीन मानेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, सेकंड पैरे में देखिए, सेकंड जो हमारा ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, समाज से तो इसका लिंक है ही नहीं क्योंकि वो अपने आप में बात कर रही है, इसलिए सेकंड तो वैसे ही रोंग हो जाएगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के साथ अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि माँ का अनुकरण नहीं कर रही है कि भाई माता जो है वो टी शर्ट को तय करते हुए बातचीत कर रही है इसलिए वो भी बातचीत कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसकी वो खुद की अंदरूनी उसकी बातचीत है, वो अपने आप से बातचीत कर रही है। ठीक है, इसलिए थर्ड नहीं होगा। फोर्थ है, जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, ये भी गलत होगा क्योंकि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के जो विचार हैं वो बिल्कुल अलग अलग थे, सेम विचार नहीं हो सकते। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो होगा राइट, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जीन पियाजे जो हैं वो इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। क्यों कहेंगे कि वो अहम केंद्रित है, अपनी भाषा अपनी खुद की भाषा जो है वो अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। और जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों की रूपरेखा पर बल दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, देखिए, लिंग क्या है? ठीक है, जो लिंग है वो क्या है आपके विचार से? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, थर्ड है सामाजिक संरचना है, और फोर्थ कह रहा है कि जैविक सत्ता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो लिंग है, लिंग में जो भेदभाव होता है लड़का लड़की, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इसकी रचना किसने की है? समाज ने की है। ठीक है, समाज में हम रहते हैं, समाज के लोगों द्वारा ये धारणा बनाई गई है, ठीक है, लिंग की, इसलिए सामाजिक संरचना हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सेकंड है तथ्यों पर आधारित प्रत्यक्ष स्मरण के प्रश्न, और थर्ड है वस्तुपरक वस्तु बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, और फोर्थ कह रहा है सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप सभी को पता है लेव वाइगोत्स्की जो थे वो सामाजिक संस्कृति के विचारधारा के प्रतिपादक हैं। ठीक है, उन्होंने समाज पर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो समाज में जब हम रहते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे का ग्रुप बनता है। ठीक है, सहयोग लेते हैं हम एक दूसरे का, तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट की वरीयता। किस विधि की वरीयता देंगे? वो सहयोगी प्रोजेक्ट की। ठीक है, जिसमें हम एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर सके, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, अपनी कक्षा की वैकल्पिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक क्या करेगा अगर व्यक्तिगत विभिन्नता क्लास में है। ठीक है, यानी उसकी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता आ रही है तो उससे निपटने के लिए उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को उसके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी भी बच्चे को उनके अंक के आधार पर उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड है बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। हम किसी भी विद्यार्थी के लिए कठोर नियम लागू नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं कि शिक्षण के लिए समान आकलन किया जाए और समान मानक की रूपरेखा तैयार की जाए। ठीक है,
अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता के अंदर यही तो होता है कि उनके अपने अपने विचार होते हैं, उनके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। अगर हम उस बच्चे की बातचीत करें उस बच्चे से और उसके दृष्टिकोण को समझ ले, तो व्यक्तित्व विभिन्नता तो होगी ही नहीं, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी वहीं। इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। आकलन उद्देश्य होता है यदि, आकलन का क्या मेन मोटिव होता है, मैं ये बताना है। फर्स्ट है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है, ठीक है। सेकंड है, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, ये गलत है। ये जरूरी नहीं है कि हाँ वर्ष में एक बार अंत में लिया जाए तो वो आकलन का मेन उद्देश्य हो जाएगा। इसके बीच बीच में हमें फीडबैक मिलता रहना चाहिए कि हाँ बच्चे ने क्या हासिल किया है, कितना उसे लर्न हुआ है, ठीक है, उसने क्या प्राप्त किया है और उसमें क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, उसको दूर करने के लिए हमें समय रहते ही दूर करना पड़ेगा। वर्ष के अंत में करेंगे तो जो टाइम चला जा चुका है उसको हम दोबारा वापिस नहीं ला सकते, ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। थर्ड है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ये भी रॉन्ग है। कभी भी किसी बच्चे के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन हमें नहीं करना है। फोर्थ है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ये भी गलत है। आकलन का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों में भय पैदा किया जाए, उनको तनावग्रस्त रखा जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि और फीडबैक प्राप्त हो, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि आकलन का मेन मोटिव ही यही है कि शिक्षक ने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है, और उनका दिन जो भी उनमें प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी फीडबैक से ही हमें पता लगेगा कि हाँ इनमें क्या कमियां रह चुकी हैं, इन्हें क्या कैसे सुधारा जाए, ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है, अधिनायक की है, अनुमति परक की है, सुविधादाता की है या सत्तावादी की है। तो आप सभी को पता है कि एनसीएफ 2005 जो है वो शिक्षक को सुविधादाता के रूप में मानता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट, सुविधादाता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है। सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती। थर्ड है विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, और फोर्थ है विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो देखिए एकमात्र निर्धारक होती है, ये रॉन्ग है। संबंधित नहीं मानी जा सकती, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि संबंध ही ना हो, ठीक है। और थर्ड है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो कक्षाएं हैं उसमें शिक्षिका जो है हर क्लास में जाती है तो वो कुछ ना कुछ तो प्रभाव छोड़ती है हर क्लास के अंदर, ठीक है, कैसा पढ़ा रही है, ठीक है, उसका क्या असर पड़ रहा है बच्चों पे, तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही, ऐसा नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी उससे पढ़ रहा है उस पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव अवश्य होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें अक्षमता न हो और उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको जिनमें मतलब क्षमता नहीं है, अक्षमता नहीं है, जो सामान्य बालक हैं उनके साथ अगर उन्हें रखा जाए तो बच्चों के लिए हानिकारक कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये रॉन्ग है। सेकंड है विद्यालयों का भार बढ़ा देगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि विद्यालय का भार बढ़ जाएगा अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उस कक्षा में या उस स्कूल में पढ़ते हैं। थर्ड है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। और फोर्थ कह रहा है कि एक काल्पनिक लक्ष्य है, ऐसा कुछ नहीं है, काल्पनिक लक्ष्य नहीं है। जो विशेष प्रकार के बच्चे हैं उनको हम सामान्य स्कूलों में एडमिशन दे सकते हैं, ये हमारी जो एनसीएफ 2005 है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका हमें
अब बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जो है वो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन आपको बताना है सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन जो है उसमें ये बता रहा है कि जो विविध प्रकार के, यानी कि अलग अलग प्रकार के समाज से, आर्थिक स्थिति से और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं, एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में जो बैठे हैं, उनका अधिगम अनुभव सभी विद्यार्थियों के लिए बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना है। तो देखिए, सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के से अनेक कौशल सीखते हैं। ठीक है, सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ये गलत है। गलत तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां भी एक साथ बच्चे एक कक्षा में पढ़ेंगे और अलग अलग समुदाय से होंगे तो उनकी अलग अलग भाषाएं होंगी, उनके अलग अलग रीति रिवाज होंगे, तो बच्चे अवश्य ही उस चीज को नोटिस करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। तो ये गलत तो हो ही नहीं सकता। गलत क्योंकि फोर्थ ऑप्शन देखिए, गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। सुनने में असमर्थ बच्चा, ठीक है, जो कि सुन नहीं सकता, उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि उसे केवल व्यावसायिक शिक्षा ही देनी चाहिए, दूसरी शिक्षा हम उसे नहीं दे सकते। सेकंड कह रहा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा, साधन और उपलब्ध कराया जाए, ये ठीक है। थर्ड देखते हैं, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ऐसा भी नहीं है, वो कर सकता है अगर उसे उचित साधन उपलब्ध करवाए जाए। फोर्थ है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि सभी बच्चों को, जो असामान्य बच्चे हैं, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूल में बैठाना अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए कि सेकंड ऑप्शन, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है वो बच्चा, कैसे? यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर गेट्स वीडियोस। I hope that you will understand that for watching videos. Tomorrow will be returns with next videos. Thank you.